कहाँ तक बताया गया था? ठीक है, चलिए। कहता है कि भूटान के दक्षिण किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदान पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वार क्या कहा जाता है? और इसी को उत्तराखंड में दून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून क्या कहते हैं? और ध्यान रखेंगे, कश्मीर में इसी घाटी को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून क्या कहते हैं? दून। और भूटान वाले एरिया में इसको क्या कहते हैं? द्वार क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सबसे पहले कहता है कि भूटान की जलवायु कैसी है? पर्वतीय मानसूनी। कैसी मानसूनी? पर्वतीय मानसूनी है। कहाँ की जलवायु बताओ भाई? कहाँ के? भूटान। कहाँ के? भूटान के बारे में मैंने बताया था कि यह एक स्थल अवरुद्ध देश है। कैसा देश है? लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध देश कौन है? भूटान। कौन? भूटान। ध्यान रखिएगा, भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्य? कितने? जबकि यहाँ की जलवायु है मॉनसूनी। कैसी है? तो भूटान से भारत के कितने राज्य की सीमा? कितने? कितने? 4 राज्य से सीमा बनाता है। कौन भाई? भूटान। कौन? तो भूटान कितने राज्य से? 4। कितने? और वहां की जलवायु कैसी है? कंफर्म ना? कहता है 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का अंग घोषित किया गया था और नाम था पूर्वी पाकिस्तान। नाम क्या था? क्या नाम था? लेकिन याद रखेंगे ये पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश के रूप में अब ये जाना जाता है 1971। 1900। तो ध्यान रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान को हम बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश। क्या कहते हैं? क्या? अभी यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद यूनिस। कौन है? कहाँ के? बांग्लादेश के। कहाँ के? और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ? 1971। 1900। कंफर्म ना? और बांग्लादेश भारत का प्रमुख पड़ोसी देश भी है और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है? तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ? और बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्य। कितने राज्य? तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य? 5। कितने? कितने? क्लियर? और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। कहता है कब बांग्लादेश के नाम से एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित किया गया? 17 दिसंबर 1971। 17 दिसंबर 1900। 17 दिसंबर 1900। तो 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। और ध्यान रखेंगे, पहले ये 2 देश तो एक था, लेकिन 2 भाग होने के कारण एक पाकिस्तान और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया में कौवें स्थान पर है? 5वां। कौवें स्थान पे? इससे 5 बड़े देश में चीन, भारत। चीन और कौन? चीन और इसके बाद याद रखेंगे इंडोनेशिया। कौन? पाकिस्तान। कौन? और 5वां कौन है? बांग्लादेश। कौन? तो एशिया के 5 बड़े देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखेंगे, 5 बड़े देश में पहले नंबर पर एशिया में है चाइना। कौन? भारत। कौन? इंडोनेशिया। कौन? पाकिस्तान। कौन?
और पांचवा कौन है? बांग्लादेश। पांचवा कौन? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? कई बार बताए गए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन भाई? सुंदरबन का डेल्टा। कौन डेल्टा? और ये कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन वाले, ये गंगा और किस नदी पर है बताओ? ब्रह्मपुत्रा। गंगा और, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के याद रखेंगे डेल्टा में। डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं? और इस डेल्टा में ज्यादातर एक वन मिलते हैं, मैग्रोव। कौन वन? तो मैग्रोव वन की बात करेंगे तो मैग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? और ये दो नदी के याद रखेंगे डेल्टा क्षेत्र में विकसित हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ये डेल्टा दो देश, भारत और बांग्लादेश। भारत और कौन? तो प्रश्न आ गया कि सुंदरबन का डेल्टा भारत और पड़ोसी देश किसके पास है? बांग्लादेश। और भारत में भी सबसे ज्यादा ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है भाई? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा डेल्टा बताइए? तो सुंदरबन डेल्टा भारत के, बताइए किस राज्य में? और देश कितने? दो, भारत और बांग्लादेश। नदी कितने? दो, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। इसमें किस वन की बहुलता है? मैग्रोव वन। कौन वन? मैग्रोव वन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कौन सा देश गंगा ब्रह्मपुत्रा के मध्य स्थित है? कौन भाई? बांग्लादेश। क्योंकि ये दोनों नदी, जैसे एक गंगा आई और ऊपर से ये ब्रह्मपुत्रा आई, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? और गंगा को पद्मा। गंगा को क्या कहते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और दोनों की संयुक्त धारा मिलकर बनती है मेघना। क्या बनती है? क्या बनती है? मेघना। क्या बनती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मध्य में ही बसा हुआ है कौन? बांग्लादेश। कौन भाई? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? और गंगा को पद्मा। गंगा को, और इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसकी संयुक्त धारा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को याद रखिएगा, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? यहां कट करके यहां पर कर दीजिएगा मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना। क्या कहते हैं भाई? मेघना। याद रखिएगा। बांग्लादेश में कौन सा वन अधिक पाया जाता है भाई बताओ? कौन वन? मैग्रोव वन। कौन वन बताइए? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में कौन वन मिलते हैं? मैग्रोव वन। कौन वन? और यह है सुंदरबन के डेल्टा में। किस डेल्टा में? चलिए, बांग्लादेश की अधिकांश जनसंख्या किस कार्य पर निर्भर है बताइए? कृषि पर। किस पर भाई? तो बांग्लादेश हो या भारत, बांग्लादेश हो या, तो बांग्लादेश हो या भारत, ये दोनों की बात करेंगे, अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित। किस पर आधारित है? या तो कृषि पर है या तो कृषि से रिलेटेड उद्योग पर निर्भर हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और कौन? तो भारत और बांग्लादेश किस पर? कृषि के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग पर निर्भर है। कौन कौन? भारत और बांग्लादेश। इसलिए भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा क्या है? योगदान। तो भारत और बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है? कृषि का। किसका? किसका? इसलिए दोनों कृषि प्रधान देश के अंतर्गत आता है। यहां है चटगांव। इसको क्या कहते हैं? चटगांव एक बंदरगाह भी है बांग्लादेश का, याद रखिएगा। चटगांव एक बंदरगाह है। कहां का भाई? बांग्लादेश।
और कहता है कि चटगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन कारखाना के लिए। कहां पे? बांग्लादेश। कहां पे? और बांग्लादेश का एक बंदरगाह भी है, कौन? चटगांव। कौन? तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, कौन भाई? चटगांव। कौन? कौन? कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल ध्यान रखिएगा। कहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है भाई? 4096 किलोमीटर। 4000 कितना? और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा याद रखेंगे भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ? भारत बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा, स्थलीय सीमा। कौन सीमा? स्थलीय सीमा। कौन सीमा? तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश। अच्छा, सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान। किसके साथ? लेकिन कभी कभी क्रम पूछ लेता है, पूछता है ना। तो बांग्लादेश के बाद होगा चीन। कौन? चीन के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान। और भूटान के बाद अफगानिस्तान। क्लियर? तो ये आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले, याद रखेंगे, भारत के प्रमुख देश के बारे में पूछ सकता है। तो यहां पर स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर, जबकि बांग्लादेश से भारत जलीय सीमा भी बनाता है। कौन सीमा बताओ? जलीय सीमा बनाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच है न्यू मरे। कौन बताओ? न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद। किस द्वीप को लेकर विवाद है बताओ? तो न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद है भारत और किसका, बताइए? बांग्लादेश। भारत और किसका? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो किस द्वीप को लेकर? किस द्वीप को लेकर? और न्यू मरे द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। कहां पे है? कौन सा द्वीप? तो न्यू मरे द्वीप किस खाड़ी में? किस खाड़ी में? किस खाड़ी में? कौन सा? न्यू मरे द्वीप। कौन सा? तो न्यू मरे द्वीप का संबंध किस खाड़ी से है? बंगाल की खाड़ी। किस खाड़ी से? किस खाड़ी से? कौन सा? न्यू मरे द्वीप। कौन सा? कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। चलिए यहां देखेंगे एक और पड़ोसी देश। एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक द्वीप कौन है? श्रीलंका। कौन भाई? अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका हिंद महासागर में है। कहां पे है? कहां पे? तो ध्यान रखेंगे, भारत और श्रीलंका की बात करेंगे सबसे पहले पाक जल संधि। कौन जल संधि? तो पाक जल संधि द्वारा अलग होता है कौन, बताओ? भारत और कौन? तो भारत और श्रीलंका की अगर बात करेंगे, तो श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो ये भारत और श्रीलंका किस जल संधि द्वारा? पाक जल संधि। किस जल संधि द्वारा? भारत और हिंद महासागर में स्थित भारत का प्रमुख पड़ोसी देश में से एक कौन है? श्रीलंका। कौन? कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है सिंहली जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को क्या कहा जाता है? सिंहली द्वीप। ये है श्रीलंका में। कहां पे है? श्रीलंका में एक द्वीप है जिसका नाम सिंहली द्वीप या जाफना। सिंहली द्वीप या क्या कहते हैं? जाफना। सिंहली द्वीप या जाफना। जाफना कहां पड़ता है भाई? श्रीलंका। कहां पे? कौन द्वीप? सिंहली या जाफना। सिंहली या कहां पे? श्रीलंका में। कहां पे? श्रीलंका में हीरे, मोती, जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे मोतियों का द्वीप या मोतियों का देश भी कहा जाता है। किस देश को बताओ? श्रीलंका। किसको? जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। कहां है? तो श्रीलंका की राजधानी कहां है?
श्री जयवर्धनेपुरा कहाँ है भाई? किसका? तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने, कन्फर्म ना? और हिंद महासागर में स्थित इसे द्वीप, आप याद रखें, मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। महाबली गंगा, पान, अरुवी कहाँ की प्रमुख नदी है बताओ भाई? श्रीलंका की। कहाँ के? तो श्रीलंका की प्रमुख नदी है महाबली गंगा। कई बार पूछा है, कौन गंगा? तो महाबली गंगा नदी बताइए कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ पे? कौन गंगा? महाबली गंगा। कौन गंगा? जबकि एक है धौली गंगा। कौन? नाम सुने हैं? यह है उत्तराखंड में। कहाँ? तो धौली गंगा भारत में है। कहाँ है? कौन गंगा? धौली गंगा। कौन गंगा? और एक है महाबली गंगा। कौन? अब महाबली गंगा बताइए कहाँ? और मैं दावे नहीं, 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर पूछ दे कि महाबली गंगा किस देश में है, 4 ऑप्शन दे। भारत, पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा आपका दे दे भूटान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जान गए तब तो श्रीलंका, नहीं तो 100% ही गंगा कहां बहेगी? भारत में। कहां पे? क्योंकि जैसे देखा महाबली, अच्छा महाबली तो जरूर बलशाली है, होगा कहीं थोबे करेगा, लेकिन जब गंगा है तो होगा, है ना? गंगा है तो भारत में होगा। और हड़बड़ी और प्रेशर में इस आंसर का 100% आदमी जवाब आंसर दे के आएगा कहां? भारत। लेकिन आंसर सही क्या होगा? श्रीलंका। क्या होगा? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। क्या कहता है, गौर कीजिए। कहता त्रिकोमाली एवं कोलंबो किस देश का बंदरगाह है बताओ तो? श्रीलंका का। कहां का? और श्रीलंका में ही एक बंदरगाह है, हम्मम-टोट्टा बंदरगाह। कौन सा? तो हम्मम-टोट्टा बंदरगाह कहां है भाई बताओ? कहां? कहां पे? और एक बंदरगाह है कोलंबो। कौन? कोलंबो। कोलंबो भी कहां पड़ता है? श्रीलंका। याद रखेंगे। कहता त्रिकोणमाली किस सेना का अड्डा है? नौसैनिक। किसका भाई? तो श्रीलंका में ये नौसैनिक अड्डा है। नौसैनिक क्या है? कौन माली बताइए? त्रिकोणमाली। त्रिकोणमाली कहता है किस सेना का हवाई अड्डा है भाई? नौसेना का। कौन सेना? 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजन होकर कौन सा देश अलग हुआ बताइए? कौन? पाकिस्तान। कौन? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1900 एक देश के रूप में बना। कौन? पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा के लिए एक व्यक्ति आया था, रेड क्लिफ। कौन आया था? रेड क्लिफ। कौन आया था? इस लेकर रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे। भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान। भारत और कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा से याद रखेंगे, मैंने कई बार बताया है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 3 राज्य, कितने राज्य? और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर और, तो कश्मीर और लद्दाख की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जबकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और, कन्फर्म ना? तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सीमा बनाता है कौन? पाकिस्तान। कौन? कौन? कन्फर्म ना? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच बताइए? भारत और कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। कौन सी? तो रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच? भारत और भारत। कन्फर्म? क्लियर? नेक्स्ट बार कहता है पाकिस्तान के कितने अंग थे? 2। पश्चिमी पाकिस्तान और कौन? पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और कौन? अब बताओ। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहते हैं? अरे पूर्वी पाकिस्तान को
बांग्लादेश कहते थे ना। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में 4 राज्य है। कितना राज्य? सबसे बड़ा राज्य उसका है बालूचिस्तान। कौन? जिसकी राजधानी है क्वेटा। कहां? कहां? दूसरा है पंजाब। कौन? जिसकी राजधानी है लाहौर। कहां? कहां? तीसरा है सिंध। कौन? जिसकी राजधानी है कराची। कहां? कहां? और चौथा है, याद रखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा। कौन सा? जिसकी राजधानी है पेशावर। कहां है? तो पाकिस्तान में राज्य कितने? 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 कन्फर्म ना? सबसे बड़ा राज्य है बालूचिस्तान। कौन? क्यों हुआ रे? हाँ, क्या बोला? क्या बोल रहा है? 4? क्या है? सपना उठा के। भारत में 28 राज्य की 32 कर दें, हम ही बना दें। बड़ा टेंशन में उठा एकदम जो है। इतना सीरियस थोड़े बनना है। अब वो पाकिस्तान के नाम पर, तुम राज्य के नाम पर, और समझो, है ना? ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। 4 कितने? कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है भाई कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो भाषा है। यही अगर चीन में रहता तो ये हो जाता लिंगचुंग चांग, है ना? बात समझे? तो दरियाए सिंध क्या नाम है? तो सिंध का नाम पाकिस्तान में क्या है? दरियाए सिंध। क्या नाम? दरियाए सिंध, याद रखिएगा। किस देश को सिंधु की देन कहा जाता है? पाकिस्तान। किसको भाई? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु। कौन? कहां का? तो पाकिस्तान में भारत से ही लगभग सारी नदियां जाती हैं, है ना? तो भारत में जो जाती है तो सबसे पहले जाती है सिंधु। कौन? पढ़ाए थे ना? सिंधु के बाद झेलम। कौन? झेलम के बाद चिनाब। कौन? चिनाब। कौन भाई? चिनाब के बाद रावी। कौन? कन्फर्म ना? कौन सा? रावी नदी। कौन नदी भाई? रावी। कौन से? रावी के बाद ब्यास। कौन? और ब्यास के बाद, तो यह है ब्यास। कौन? और यह है सतलज। कौन? सतलज, है ना? तो और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। कौन जल समझौता? तो सिंधु जल समझौता हुआ था। समझौता 1960। 1900। तो सिंधु जल समझौता की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था 1960। 1900। कौन जल समझौता? तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1900। और ये लगभग नदी भारत से कहां जाती है? पाकिस्तान। भारत से। कन्फर्म ना? जिसमें कहा गया था कि 3 नदी का पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और, ये तीनों का 80% पानी कौन लेगा? और 20% जबकि रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और, ये तीनों नदी का 80% कौन लेगा? इंडिया लेगा ना? और 20% कौन लेगा? पाकिस्तान। कौन लेगा? कन्फर्म। तो याद रखेंगे, रावी कौन सा? ब्यास, सतलज। 80% पानी कौन लेगा? कौन? कौन? कन्फर्म। तो इस तरीके से एक समझौता संपन्न हुआ, सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? चलिए, ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, यूट्यूब वाले, कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1900।
चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? कन्फर्म ना? चलिए, दो नदियों के बीच भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते भाई? तो दो भूमि के बीच नदी को क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? कन्फर्म ना? कई बार बताए गए हैं। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी कत्ता है तंबख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है भाई बताओ? 3487। 3400। किसका भाई? सुलेमान। किसका? तो पाकिस्तान में कुछ पर्वत है जैसे सुलेमान। कौन? उसके बाद है मकरान। कौन सा? मकरान। कौन पर्वत? तो बताओ मकरान पर्वत कहाँ है? कहाँ पे? अब बताओ सुलेमान कहाँ है? तो सुलेमान पर्वत भी कहाँ है भाई? कहाँ पे? और मकरान कहाँ है? कहाँ पे? तो मकरान पर्वत और सुलेमान कहाँ है? कहाँ? अब बगल में अफगानिस्तान में है हिंदू कुश। कौन? तो एक सवाल और बनेगा भाई कि बताइए हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? बताओ तो। अरे हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान। कहाँ पे? कौन पर्वत? तो हिंदू कुश की बात करेंगे। हिंदू कुश कहाँ है? हिंदू कुश कहाँ है? कहाँ है? कौन सा? तो हिंदू कुश कहाँ है? अफगानिस्तान। कहाँ? और मकरान और सुलेमान कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ? और उससे बगल चले ईरान। कहाँ? कहाँ भाई? ईरान में दो पर्वत एग्जाम में पूछता है। ईरान में सबसे पहला पर्वत है एलब्रुज। कौन भाई? एलब्रुज पर्वत ईरान में है। कहाँ पे है? और ईरान में एक और पर्वत है जागरोस। कौन सा? तो बताओ भाई जागरोस पर्वत। कौन पर्वत? तो जागरोस पर्वत और एलब्रुज पर्वत कहाँ है बताइए? ईरान। कहाँ पे? तो ईरान में दो पर्वत है। कौन कौन? अरे कौन कौन भाई? एलब्रुज और जागरोस। एलब्रुज और कहाँ पड़ता है? ईरान। कहाँ पे? अब मकरान और सुलेमान। मकरान और कहाँ पे? कन्फर्म है? हिंदू कुश कहाँ? कहाँ? लेकिन पूछ देगा कि बताइए कि म्यांमार। कहाँ भाई? म्यांमार। कहाँ पे? यहां पर एक पर्वत है अराकान युमा। कौन सा? अराकान युमा पर्वत। कौन पर्वत बताओ? तो बताओ भाई अराकान युमा पर्वत कहां पड़ता है? म्यांमार। कहां पे? कौन सा? तो अराकान युमा कहां है? म्यांमार। कहां पे? कन्फर्म ना? सुलेमान और मकरान। सुलेमान और मकरान। अराकान युमा कहां? म्यांमार। कहां? और हिंदू कुश कहां है? अफगानिस्तान। कहां है? कौन? कन्फर्म? तो ये सब पूरा याद रखेगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है भाई? कराची, जो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु के किनारे या सिंधु के मुहाने पर। मुहाने पर, क्योंकि यहीं पर सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है भाई? अरब सागर में। कौन नदी बताइए? कौन? तो सिंधु गिरती कहां है? अरब सागर। कहां पे? कौन नदी? कन्फर्म? और ये सिंधु अरब सागर में गिरती है कराची के पास। कहां पे? और कराची का सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कराची। कौन? कन्फर्म? इसके कुछ शहर हैं, जैसे दूसरे बड़े शहर हैं लाहौर। कौन? इस्लामाबाद। कौन? पेशावर। कौन? मुल्तान। कौन? क्वेटा। कौन? कन्फर्म? किसके? पाकिस्तान के। किसके?
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है मानचित्र पर मानक को कितने विधियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? 3। कितने? 3। सबसे पहला है कथन विधि, कौन विधि? फिर है, याद रखेंगे, प्रदर्शक विधि, कौन विधि? और फिर याद रखेंगे रेखीय मापक, कौन मापक? तो मानचित्र पर तो पहले आप देखेंगे कि आपके कथक विधि कुछ लिखा हुआ भी रहता है, इंडिकेट किया होता है। फिर याद रखेंगे प्रदर्शक विधि द्वारा, और फिर रेखीय ग्राफिंग द्वारा याद रखेंगे प्रदर्शित किया रहता है। किस पर? मानचित्र। तो किसी भी देश के अध्ययन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। और खास करके ज्योग्राफी में तो मानचित्र के बिना आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। वो वर्ल्ड का मानचित्र हो और इंडिया का मानचित्र हो या राज्य का मानचित्र हो, अगर आप मानचित्र से, मैपिंग से आप पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए भाई, कहता है कि किस विधि को सरल मापक विधि भी कहते हैं? रेखीय मापक। कौन मापक? तो रेखीय मापक को क्या कहते हैं? सरल मापक। तो सरल मापक विधि के अंतर्गत आता है कौन? रेखीय मापक। कौन मापक? चलिए, कहता है कौन सी मापक की विधि सर्वाधिक मान्य है? यह है निरूपक। कौन विधि बताओ? कहता है निरूपक भिन्न विधि। कौन विधि भाई? निरूपक भिन्न विधि, याद रखिएगा। कहता है ये मापक विधि का, कौन विधि का? चलिए नेक्स्ट, कहता है कि मानचित्र की दूरी को किससे मापा जाता है? अंश से। किससे? किसका भाई? मानचित्र। किसका? तो मानचित्र की दूरी हम किससे मापते हैं? अंश से। किससे? सीधा याद रखना है इसको। कहता है मापनी में हर व्यक्त करता है, माप में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी। किसकी दूरी? अरे माप में जो हम व्यक्त करते हैं, किसी भी चीज मापते हैं तो क्या मापते हैं? जमीन या धरती या धरातल की ही दूरी ना मापते हैं। हाँ, तो मानचित्र पर अगर हम दूरी मापेंगे, पृथ्वी की दूरी मानेंगे या फिर अन्य चीज की दूरी मापेंगे, तो वो याद रखिएगा कि वो धरातल की दूरी। किसकी दूरी? किसकी दूरी? धरातल की दूरी, याद रखिएगा। कौन सा मापक? कहता है निरूपक भिन्न का है। तो ये याद रखिएगा। सबसे, अगर आप मानेंगे तो माप का सबसे छोटा पार्ट क्या है? इंच। क्या है? उससे छोटा है सेंटीमीटर, है कि नहीं है? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल याद रखेंगे। कहता है किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? तुलनात्मक मापनी द्वारा। किस मापनी द्वारा? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा याद रखिएगा इसको मापा जाता है। क्या भाई? किलोमीटर और मील। किलोमीटर और, तो याद रखेंगे ज्यादा किलोमीटर होता है कि मील? बताइए। मील। मील में कितना होता है? कितना मीटर? 1600 की 1800? जबकि याद रखिएगा किलोमीटर में 1000 मीटर। क्या? तो अक्सर याद रखेंगे मील का जो मापन होता है समुद्र में होता है। कहां पे? कहां पे? इस लेकर समुद्री माप आप देखते होंगे कि नॉटिकल मील से होता है। किससे? तो नॉटिकल मील से समुद्र की माप होता है। किसका? समुद्र में जो जहाज चलता है उसका जो माप होता है वो नॉटिकल मील से होता है। किस मील से होता है? जबकि रोड पर जो गाड़ी चलता है वो किलोमीटर। किससे माप होता है? किलोमीटर। किससे भाई? किलोमीटर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि मानचित्र तथा, गौर कीजिएगा, मानचित्र के संदर्भ में हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे। कहता है कि मानचित्र तथा विभिन्न, कहता है संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांत और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन को क्या कहलाता है? मानचित्र कला। क्या कहलाता है? जैसे ध्यान रखेंगे चित्रकला। कौन कला? कौन कला? किसी भी चीज को याद रखेंगे, किसी भी चीज को प्रदर्शनी के तौर पर आप चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस लेकर जो
ध्यान रखेंगे, हम फोटो या चित्र बनाते हैं उसको चित्रकला कहते हैं, और जो मैपिंग पर हम अध्ययन करते हैं उसको मानचित्र कला कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र कला। याद रखेगा, बिहार के किस किस जिला में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और औरंगाबाद में। किसके द्वारा बताओ? नलकूप। किसके द्वारा? नलकूप का मतलब होता है बोरिंग। नलकूप का मतलब क्या होता है? बोरिंग। तो बिहार में सिंचाई के ये प्रमुख याद रखेंगे स्रोत हैं नलकूप। क्या भाई? नलकूप। जबकि बिहार मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है बताओ? किस पर निर्भर है? वर्षा पर। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सवाल पूछेगा कि बिहार के किस किस जिला में याद रखेंगे नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, तो गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और औरंगाबाद। किसके द्वारा भाई? नलकूप के द्वारा। किसके? जबकि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से जो होता है वो यूपी में होता है। कहां पे? कहां पे? यूपी में। और नहरों से सिंचाई भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में। कहां पे? कहां पे? और पूछेगा तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई, तो तमिलनाडु में। कहां पे? तो तालाब से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां? तमिलनाडु। कहां? अब बताइए, नहर से कहां? पंजाब। नहरों से ज्यादा पंजाब। और नलकूप या बोरिंग से उत्तर प्रदेश। नलकूप या बोरिंग से, नलकूप या बोरिंग से कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भूगोल का क्षेत्रीय अध्ययन एक क्या है? उपागम है। एक क्या है? तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या कहलाता है? उपागम। क्या कहलाता है? कहता है क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से किसका अवलोकन महत्वपूर्ण है? बताइए। आस्थल कृति। किसका भाई? आस्थल कृति में आ जाता है पर्वत। क्या आ जाएगा बताओ? पर्वत। मैदान। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मरुस्थल। क्या आ जाएगा? क्या आएगा? तो पर्वत, मैदान, मरुस्थल। पर्वत, मैदान और घाटी। कौन भाई? क्या आएगा? तो ये सारे क्या हैं बताइए तो? स्थल कृति। क्या है? तो कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं समतल है, तो कहीं ज्यादा उठा हुआ भाग है, तो कहीं धंसा हुआ भाग है। तो जमीन या पृथ्वी के इसी स्वरूप को स्थल कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थल कृति। क्या कहते हैं भाई? स्थल कृति। याद रखिएगा। कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाना चाहिए? तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान रखेगा। कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप से किया जाना चाहिए? तो क्षेत्रीय अध्ययन किया जाएगा प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक और किस पर्यावरण पे? मानवीय पर्यावरण का अवलोकन करके स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ही याद रखेंगे क्षेत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन। क्षेत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ध्यान से लिखिएगा, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण का अवलोकन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ही ध्यान रखेंगे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। लिख लिए ना? चलिए, तुम लोग जो है ना, चल लिखो, लिखिए लो पहले। लो ना, हम हट जाते हैं। 10 सेकेंड। बहुत पागल है ना। हो गया? तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा।
बैठिए। चलिए, थोड़ा सा सूचना है ना, लेट हो गया है सर को, इसीलिए कि हम ही आ गए कि खाली क्या रहे, है ना। कितना बचा हुआ है? और है कितना उसमें? 341 है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, देख लेते हैं। कहता है भाई कि भूमि दूषण से बचाव की तरीका बताइए। भूमि से बचाव का तरीका, गौर कीजिएगा। भूमि बचाव, भूमि प्रदूषण से बचाव का तरीका। फास्ट जुड़िए अब आप लोग पुनः ज्योग्राफी क्लास में। कहता है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम करने, क्योंकि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अगर आप ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, इसकी याद रखेंगे मृदा प्रदूषण भी होगा और इसकी उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि सदैव ध्यान रखिएगा कि आप तभी अपने मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं, भूमि को जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। कौन खाद का बताइए? जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके ही आप याद रखेंगे भूमि और मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। कन्फर्म ना? तो रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक खाद का प्रयोग से, लगातार प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होगा और मृदा के उर्वरा शक्ति में भी क्या आएगी, याद रखें, कमी आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट चलेगा। नेक्स्ट चलेगा, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मकानों की छतों के वर्षा जल को पाइप द्वारा भूमि में बनी टंकी में जमा करने के तरीका को क्या कहा जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप जल संरक्षण नीति के तहत, जल संरक्षण, चूंकि भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होता है लेकिन वर्षा के जल ज्यादातर बह के समुद्र में चले जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा नल जल, नल जल और याद रखेंगे मिशन हरियाली योजना के तहत ध्यान रखेंगे जल संरक्षण पॉलिसी भी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे तालाबों, कुओं, आहरों को संरक्षित किया जा रहा है। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा कुओं को, तालाबों को और आहरों को संरक्षित किया जा रहा है ताकि वर्षा का जल जमा किया जाए और वर्षा का जल जितना जमा होगा उतना भूमिगत जल स्टोर रहेगा। तभी हम ध्यान रखेंगे कि फ्रेश वाटर का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो लगातार ध्यान रखेंगे, लगातार क्या हो रहा है कि दिनों दिन ध्यान रखेंगे भूमिगत जल जो है उसका लेयर नीचे चला जा रहा है। अभी जैसे ही गर्मी आएगा, देखिएगा कि गर्मी जैसे ही आया, अब देखेंगे कि भूमिगत जल के स्रोत बहुत नीचे चले जाएंगे और बिहार, झारखंड, पूरे भारत में पानी की बहुत किल्लत होती है। ये बात सबको पता है। जानवरों तक को पानी पीने का मौका नहीं मिलता है। तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग, याद रखेंगे। और ये जल संरक्षण नीति के तहत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जल संरक्षण नीति के तहत आता है। कहता है किसी क्षेत्र में कच्चे मकानों की संख्या वहीं रही हो और पक्के मकानों की संख्या बढ़ रही हो तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? क्या ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर कच्चे मकान की संख्या घट रही है और पक्के मकान बढ़ रहे हैं तो ये याद रखें। और 1 to 5 में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पेडागोजी में आप लोग को पढ़ाया ही जाता है ना। तो याद रखेंगे कि लोगों क्या होते जा रहे हैं? संपन्न। लोग क्या होते जा रहे हैं भाई? संपन्न होते जा रहे हैं।
कहता आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं, बताओ भाई। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या हैं? आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना। आपदा के पूर्व याद रखिए, आपदा प्रबंधन जैसे ध्यान रखिएगा, अगर ये जान लीजिए कि बाढ़ आता है, बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, ये दोनों प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अगर है तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, इस आपदा के बचाव के लिए उसके पूर्व सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना है। बाढ़ आने से पहले बाढ़ की तैयारी कर लेना है कि अगर बाढ़ आएगा तो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके लिए अक्सर आप सुनते होंगे कि एनडीआरएफ की टीम है। इसके अलावा आप सुनते हैं कि बहुत सारे प्लेस को संरक्षित किया जाता है डीएम के द्वारा, ताकि अगर बाढ़ आए तो बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। इस लेकर कोई भी प्राकृतिक आपदा का याद रखेंगे, कहता है तैयारी पहले ही होना चाहिए, है कि नहीं है? और आपदा आ गया उसके बाद अगर आप सोचिएगा तो उससे बहुत ज्यादा जान माल का क्या होगा? नुकसान। जैसे बाढ़ आ गया और एनडीआरएफ की टीम अभी दिल्ली में है, तो बताइए तब तक आदमी की बचल रहेगा? तब तक तो आदमी बहुत सारा मर जाएगा। तो कोई भी आपदा अगर प्राकृतिक आपदा है तो उससे पहले ही बड़े स्तर पर तैयारी करना होगा, है ना? तो इस लेकर ध्यान रखिएगा, आपदा के पूर्व सामुदायिक स्तर पर क्या करना है भाई? तैयारी करना। कहता मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा को प्रभाव को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना होगा। अब देखिए, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कहता है? सामुदायिक जागरूकता पर क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। लोगों को इस आपदा के बारे में, विपत्ति के बारे में बताना। जैसे ध्यान रखेंगे, भूकंप एक आपदा है तो सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है कि भाई ये प्राकृतिक आपदा जब आएगा तो आप क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए सरकार बहुत सारे, याद रखेंगे, सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य के बारे में बताए जाते हैं कि एक तो सबसे पहले कि अगर ठीक है भूकंप का ये क्षेत्र है तो सबसे पहले मकान जो बनाइए वो भूकंप रोधी बनाइए। क्या बनाइए? ताकि मकान भूकंप को क्या कर सके? झेल सके। क्या कर सके? झेल सके। क्या कर सके? और अगर भूकंप आ गया तो ध्यान रखेंगे वो मकान गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो ऑटोमेटिक है कि प्राकृतिक आपदा से मानव तो बचेंगे, साथ ही साथ याद रखेंगे मानव द्वारा लगाए गए जो धन से घर बनाया वो भी आपका सुरक्षित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर आप ध्यान रखेंगे उस जागरूकता का पालन नहीं किए तो उससे आपका तो डैमेज होता ही है, देश का भी संपत्ति का क्या होता है? नुकसान। क्योंकि एक एक व्यक्ति का संपत्ति, एक एक व्यक्ति का संपत्ति वो ध्यान रखेंगे देश का ही है। क्योंकि आप जितना संपन्न होंगे, एक एक व्यक्ति गरीबी से उठकर संपन्न होगा, तभी देश क्या होगा? संपन्न होगा। तभी देश क्या होगा? संपन्न होगा। और ये जागरूकता के दौरान ही हम कर सकते हैं। मानव आपदा में, जैसे मानव द्वारा जो आपदा है, हाँ वो भी एक आपदा है। चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया बताइए? सीधा कमेंट कीजिएगा। 2005। कौन प्रबंधन बताइए? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, कब भाई? 5 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता आपदा प्रबंधन के लिए कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो आपदा प्रबंधन के लिए कितने प्रमुख घटक हैं? 4 देखेंगे। कहता है आपदा कौन सी घटना है, मानव जनित या प्राकृतिक? जैसे ध्यान रखेंगे मानव जनित भी आपदा है कि नहीं है? अरे जैसे रेल दुर्घटना, कौन बताइए? हवाई दुर्घटना। कौन दुर्घटना? तो बताइए, हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना में भी लोग मारे जाते हैं कि नहीं? तो ये भी याद रखेंगे एक आपदा है कि नहीं है? लेकिन ये मानव जनित है। क्या है? क्या है? जैसे भूकंप, कौन? बाढ़, कौन?
सूखा कौन, ये भी आपदा है कि नहीं है, इसमें भी जान माल का नुकसान होता है कि नहीं होता। जबकि याद रखेंगे किसी भी एक्सीडेंट की अगर बात करेंगे, रेलवे दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, ये सभी याद रखेंगे ये मानव जनित हैं। जबकि भूकंप कैसे घटना है, प्राकृतिक घटना, याद रखिएगा। सामान्य तौर पर आपदाओं को कहता है कितने वर्गों में रखा गया है, अभी बताएं कितने वर्गों में, दो, एक मानव और एक प्राकृतिक। एक मानव, प्राकृतिक। रेल और हवाई दुर्घटना क्या है, मानव, क्या है। जबकि याद रखेंगे भूकंप और बाढ़ क्या है, प्राकृतिक। भूकंप और बाढ़ क्या है, प्राकृतिक। तो ये दो भाग में याद रखेगा। कहता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा ओला जैसी आपदा किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक आपदा। ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक आपदा में भूकंप कौन, सुनामी, ज्वालामुखी, बताइए ये सभी किस प्रकार के आपदाएं, बताइए किस प्रकार के, किसके, प्राकृतिक आपदा है। कैसे आपदा भाई, प्राकृतिक आपदा। कैसे आपदा, कंफर्म ना। चलिए, मानवीय भूल से घटित आपदाओं को कौन सी आपदा में रखा गया है, नाभिकीय, रासायनिक तथा जैविक। ध्यान रखेंगे, जैसे याद रखेंगे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया, ये प्राकृतिक था, ये मानव जनित था। क्या था कि नहीं था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसमें क्या है भाई, लाखों लोग मारे गए। ये ध्यान रखेंगे, मानवीय याद रखेंगे आपदा है। तारापुर, हाँ, जैसे भोपाल गैस त्रासदी की बात करेंगे, ये क्या है कि नहीं है, बात समझे। आगे लिखता है कि तारापुर एटॉमिक ऊर्जा केंद्र कहां है, महाराष्ट्र। चलिए फास्ट कमेंट कीजिएगा, तारापुर का संबंध कहां से भाई, महाराष्ट्र। कहां से, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तारापुर की स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी, 1969 में। किसकी स्थापना बताइए, तारापुर, किसकी, तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी, 1900 किसकी स्थापना, किसकी, तो तारापुर की स्थापना कब की गई थी, 1900। और ये भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट था। भारत का क्या था, तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन था, तारापुर। कौन, और तारापुर है कहां, कहां कहां, महाराष्ट्र। कौन सा, तारापुर, कौन सा, कंफर्म ना। चलिए, कहता है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है भाई, तमिलनाडु में। कहां पे, और यहीं पर है कुडानकुलम। कौन सा, कुडानकुलम। कौन सा, कुडानकुलम एटॉमिक पावर प्लांट भी कहां है, तमिलनाडु। कहां पे, कौन सा, और कलपक्कम कहां है, तमिलनाडु। अगर बताइए रावत भाटा कहां है, राजस्थान। रावत भाटा राजस्थान। और काकरापाड़ा कहां है, गुजरात। कहां पे, तो काकरापाड़ा। कौन सा, काकरापाड़ा कहां है भाई, गुजरात। कहां है, कौन सा, काकरापाड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विश्व में कितने देशों ने भारत को यूरेनियम देने पर सहमति जताई है, कितने, और यूरेनियम से याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा। कौन ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा को ही याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनता है वो है एटॉमिक पावर प्लांट में, जिसका मैंने पहला कहा था कि भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो था वो तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर कहां था, महाराष्ट्र, तारापुर। जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, किसकी स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, 1948। 1900। अगर पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा, कौन ऊर्जा बताओ, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा की स्थापना
स्थापना याद रखेंगे 1948 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बताओ? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में पहला एटॉमिक पावर याद रखेंगे, पूछेगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948। और ये किया गया ट्राम्बे में। कहां पे बताओ? ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे कहां पे? ट्राम्बे कहां भाई? और इसके आप कह सकते हैं इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना महाराष्ट्र के ट्राम्बे में हुआ। इसके स्थापना वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। जबकि भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो था वो याद रखेगा तारापुर था। कौन था? और तारापुर कहां था? महाराष्ट्र। तारापुर कहां है? तारापुर कहां है भाई? तारापुर। कन्फर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है भाई? कर्नाटक। कहां पे? कौन सा? कैगा। कौन सा? और रावत भाटा कहां था? राजस्थान। कहां पे? कौन सा? तो रावत भाटा कहां? काकरापाड़ा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडानकुलम तमिलनाडु और कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा यूपी। नरौरा यूपी। नरौरा कहां पे? यूपी में। याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का मूल कारण वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण कैसी वर्षा होगी? अम्लीय वर्षा। कैसी वर्षा? तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा के कारण हमारे वायुमंडल में कौन सी वर्षा होगी? अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और इससे याद रखेंगे इस वर्षा से वनस्पति के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि बड़े बड़े याद रखेंगे बिल्डिंग जो बनता है उससे याद रखेंगे या नष्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा कब हुआ था बताइए? 1984। 1900। तो सीधा याद रखिएगा 3 दिसंबर ना? अच्छा ठीक है 3 कर दीजिए। 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1900। कौन आपदा? भोपाल गैस त्रासदी। कहता है कि भोपाल रासायनिक आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट है ना? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का याद रखेंगे क्या हुआ था भाई? रिसाव। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी की चूक थी बताइए? यूनियन कार्बाइड। कौन कंपनी था? यूनियन कार्बाइड। कौन भाई? चलिए तमिलनाडु के तूतीकोरिन में किस धातु को गलाने के क्रम में आपदा हुई थी? तांबा। कौन भाई? तांबा। कौन? और तांबा के लिए बताओ फटाफट भाई। खेतड़ी। कौन बताइए? खेतड़ी तांबा के लिए कहां पे? राजस्थान। कहां पे? माजल खंड। कौन सा? माजल खंड कहां है भाई? मध्य प्रदेश में। कहां पे? और याद रखेंगे घाटशिला। कौन सा? एकदम ध्यान रखना है घाटशिला। कौन सा? घाटशिला तांबा के लिए यह है झारखंड में। कहां पे? तो बताइए खेतड़ी कहां पड़ता है? खेतड़ी राजस्थान। माजलखंड मध्य प्रदेश। माजलखंड। चलिए घाटशिला। घाटशिला। घाटशिला कन्फर्म ना? और ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए भाई? तांबा के लिए। याद रखिएगा। रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ याद रखेंगे। कहता है हैरिजेल ने आतंक और भारी विनाश का अस्त्र किसे कहा था? रासायनिक आयनों को। किसे कहा था? रासायनिक आयनों को कहा था। याद रखेंगे। WHO के द्वारा वर्तमान समय में
भारत के कितने प्रतिशत कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला तथा मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया? 80%। कितना प्रतिशत बताइए? कितना? 80% जो हम कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं वो ध्यान रखेंगे काफी ही जहरीला होता है। काफी क्या होता है? जहरीला, जिसका असर डायरेक्ट याद रखेंगे मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है? और ये प्रमाण दिया है कौन भाई? WHO। कौन दिया है? चलिए कमेंट कीजिएगा कि WHO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। कहां? किसका? WHO का मुख्यालय कहां है? क्लियर ना? याद रखिएगा। कहता है WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे जेनेवा में। स्विट्जरलैंड कहां भाई? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा की अगर बात करेंगे तो यहां पर है WHO का। किसका है भाई? इसके अलावे WHO के अलावे है WTO का। किसका है बताओ? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या भाई? विश्व व्यापार संगठन। किसका? तो विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। कहां? कहां? जबकि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस। यूनेस्को का पेरिस। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहां? किसका? नाटो का। किसका? अच्छा, राष्ट्र संघ का कहां है? न्यूयॉर्क। कहां? न्यूयॉर्क। कहां? किसका? राष्ट्र संघ। किसका? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? कहां? IMF। कौन सा? वाशिंगटन। कहां? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। कहां? किसका? विश्व बैंक। किसका? किसका? एशियाई विकास बैंक। कौन? मनीला। कहां? फिलीपींस की राजधानी कहां? 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 जबकि याद रखेंगे सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कहां? और आसियान का मुख्यालय जकार्ता। कहां? इंडोनेशिया। कहां? किसका मुख्यालय? आसियान का। किसका? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता। क्लियर? फिर आ गया WHO का मुख्यालय कहां है भाई? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अभी हम बता चुके हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। सामान्य कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? कितने? एक है लघु स्तरीय और दूसरा है बृहद स्तरीय पैक। किसको भाई? सामान्य आपदाओं को हम कितने भाग में बांटेंगे? 2। याद रखेंगे, खान पान और जीवन शैली को स्वस्थ रूप से संचालित न करने पर कौन सी आपदा उत्पन्न होगी? लघु स्तरीय आपदा। कौन आपदा? लघु स्तरीय आपदा से भी याद रखेंगे जान और माल दोनों का नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर कोई व्यक्ति, याद रखेंगे, बीमार होता है तो ध्यान रखेगा कि स्पष्ट रूप से ध्यान रखेगा कि उसका पैसा भी खर्च होता है, और फिर ध्यान रखेंगे और उसकी मृत्यु हो गई तो आदमी भी गया, जान भी गया और पैसा गया, माल। इसलिए अक्सर आपदाओं में इंडिकेट होता है जान माल का नुकसान। किसका नुकसान? जान माल का नुकसान। याद रखेगा। आपदा प्रबंधन के सामुदायिक घटक कितने होते हैं बताइए? कितने घटक? 3 घटक। कितने घटक? 3। कहता है प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा निश्चित किया गया है? अग्नि। कौन? ये तो सबसे गंभीर आपदा है, और ये आपदा से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तबाह है। किससे? अग्नि से। पूरा जंगल अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को समाप्त हो गया है ना। ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगता है तो पूरा सरकार और सेना का हालत खराब हो जाता है। और बिहार में तो छोड़िए ही मत, है ना। बिहार में भी ये अग्नि की मामला होती है। अभी तो गेहूं खेत में पूरा अग्नि चलता है। और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो भी, याद रखेंगे कि खास करके अगर फूस का मकान है
या नॉर्मल मकान है या कुछ भी है, तो अगजनी होने के बाद काफी जान माल का क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। और गेहूं के फसल में बहुत ज्यादा। ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन कहता है समिति का गठन होता है राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए। किसके निर्णय लेने के लिए भाई, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए। याद रखेंगे, कहता है ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। क्लियर। तो ये टोटल आपके याद रखेंगे। एससीईआरटी में गौर करेंगे, एससीईआरटी में कितने, ये क्लास कौन था, 9 था ना। अब याद रखिएगा आप लोग कि ये एससीईआरटी 9 मैंने समाप्त किया है ना। ज्योग्राफी एससीईआरटी 9 मैंने जो भी था वो पूरा का पूरा समाप्त हुआ है ना। आगे की कक्षा कल होगी है ना, और कल जब होगी तो आपको बता दिए जाएंगे है ना। और अब तो बचा है सिर्फ 10th ना, मेरा तो 10th ही है ना। हाँ क्या, हाँ ठीक है। तो 10th का पेपर एससीईआरटी बचा हुआ है ना। तो उसको भी हम तो निर्वाह करेंगे, जो वादा किया है हाँ उसको तो किया जाएगा भले जो हो। क्योंकि जब यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ भी एग्रीमेंट होता है लड़कों के साथ तो वो पूर्णतः करवाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका होगा, सब कुछ होगा। सर आएंगे तो वो खुद बताएंगे क्या होगा नहीं होगा है ना। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट। क्या सब करवा देंगे।